Welcome listeners. Today's topic is Unit 18 of course MPA 012 Administrative Theory. तो चलिए आज हम न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी एनपीए के इवोल्यूशन को थोड़ा डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही फैसिनेटिंग जर्नी पर चलने वाले हैं, ये देखने के लिए कि कैसे गवर्नमेंट की ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी ने 1960s के टर्बुलेंट और क्योटिक टाइम से निकलकर 1980s के प्रैग्मेटिक एरा तक खुद को अडेप्ट किया। ट्रस्ट मी, ये दो अलग अलग युगों की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। तो आज का हमारा एजेंडा कुछ इस तरह है। पहले हम बात करेंगे 1960s के एडमिनिस्ट्रेटिव क्राइसिस की, फिर चलेंगे मिनोब्रुक आई के रिबेलियन और उसके गोल्स और एंटी गोल्स की तरफ। उसके बाद हम देखेंगे मिनोब्रुक 2 का प्रैग्मेटिक पिवट, और फाइनली इस पूरे एनपीए मूवमेंट की लेगेसी क्या रही। सेक्शन 1, 1960 के दशक का प्रशासनिक संकट, जनता को विफल करने वाली प्रणाली। इस रेवोल्यूशन को सच में समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। सोचिए 1887 का वक्त, जब वुडरो विल्सन ने पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रिक्टली अलग करने की बात की थी। फिर 1920s आते आते सारा का सारा फोकस बस साइंटिफिक मैनेजमेंट और एफिशिएंसी पर शिफ्ट हो गया। गवर्नमेंट एक वेल ऑयल्ड मशीन की तरह काम तो करना चाहती थी, पर इंसानियत पीछे छूट रही थी। लेकिन 1967 की फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस ने इस पूरे सिस्टम को झकझोर दिया। ये डिमांड उठी कि एडमिनिस्ट्रेटर्स को पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट जैसी रियल सोशल प्रॉब्लम्स पर प्रैक्टिकली ध्यान देना चाहिए, और बस यही कैटलिस्ट बना 1968 की फर्स्ट मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस का। अब जरा पिक्चर कीजिए लेट 1960s का अमेरिका। सोसाइटी में एक अजीब सी उथल-पुथल थी। वियतनाम वॉर को लेकर भारी असंतोष, नए एनवायरमेंटल इश्यूज और जगह जगह चल रहे सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स। ऐसे टर्बुलेंट माहौल में यंगर इंटेलेक्चुअल्स को अचानक ये रियलाइज हुआ कि एक ऐसी गवर्नमेंट जो सिर्फ एफिशिएंसी और इकोनॉमी का राग अलाप रही है, वो एक्चुअली पब्लिक की आवाज सुनने में कंप्लीटली फेल हो चुकी है। इस रिजिड ब्यूरोक्रेसी की जो लिमिट्स थी वो अब पूरी तरह से एक्सपोज हो गई थी। सेक्शन 2, मिनोब्रुक आई, विद्रोह, प्रशासन में नैतिकता का समावेश। और यहां से शुरू होती है एक बड़ी क्रांति। 1968 में स्कॉलर ड्वाइट वॉल्डो की गाइडेंस में यंग इंटेलेक्चुअल्स इकट्ठे हुए। उनका इरादा बिल्कुल क्लियर था, एडमिनिस्ट्रेशन को सोशल रिफॉर्म का एक एक्टिव एजेंट बनाना। ये जो मूवमेंट निकला, जिसे हम न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या एनपीए कहते हैं, इसने पुरानी सोच को पूरी तरह उखाड़ फेंका। उन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटर्स सिर्फ फिक्स डिसीजंस को चुपचाप इंप्लीमेंट करने वाले न्यूट्रल रोबोट्स नहीं हैं। इसकी जगह उन्होंने एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच अपनाया, जहां पब्लिक पॉलिसी, सोशल इक्विटी और रिस्पॉन्सिवनेस पर फोकस था। ये वैल्यू न्यूट्रल एफिशिएंसी से एक बहुत बड़ा शिफ्ट था, एक रियल गेम चेंजर। इस बात को निकोलस हेनरी ने 1975 में बहुत ही खूबसूरती से सम अप किया था। उन्होंने कहा, अगर एनपीए का कोई ओवरराइडिंग टोन था तो वो एक मॉरल टोन था। ये कोट अपने आप में उस 1968 की गैदरिंग का पूरा एसेंस और गुस्सा कैप्चर कर लेता है। वो लोग एक्चुअली डिमांड कर रहे थे कि पब्लिक सर्विस के कोर में एथिक्स, ऑनेस्टी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी ही चाहिए। इट वॉजंट जस्ट अबाउट रूल्स एनीमोर, इट वॉज अबाउट डूइंग द राइट थिंग। और इस नए मॉडल टोन का सबसे बड़ा, सबसे फाउंडेशनल पिलर था सोशल इक्विटी यानी सामाजिक समानता। इसका मतलब क्या है? सिंपल शब्दों में इस कॉन्सेप्ट ने गवर्नमेंट को चैलेंज किया कि वो सिर्फ स्टेटस को मेंटेन करके ना बैठी रहे, बल्कि सभी के लिए लाइफ अपॉर्चुनिटीज को एक्टिवली बेहतर बनाए। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस पर जोर दिया गया, ताकि सोसाइटी में जो डीपली रूटेड इकोनॉमिक और सोशल डिस्पैरिटीज हैं, उन्हें ड्रास्टिकली कम किया जा सके। सेक्शन 3, एनपीए के लक्ष्य, नौकरशाही के लिए एक नई दिशा। इस मॉरल विजन को एक्चुअली जमीन पर लाने के लिए इन स्कॉलर्स ने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 5 क्लियर गोल सेट किए। रेलेवेंस यानी रियल पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव रियलिटी से डील करना, वैल्यूज यानी न्यूट्रलिटी का नाटक छोड़कर जस्टिस और फ्रीडम के लिए खड़े होना, सोशल इक्विटी जिसके बारे में हमने अभी बात की, चेंज यानी नई चीजों और इनोवेशन को अपनाना, और आखिर में क्लाइंट ओरिएंटेशन यानी कंप्लीटली पीपल ओरिएंटेड होना। इन 5 पॉइंट्स ने डिसिप्लिन का फोकस कंप्लीटली शिफ्ट कर दिया और एडमिनिस्ट्रेटर को एक ट्रू चेंज एजेंट बना दिया। इस पूरे मूवमेंट की अर्जेंसी को समझने के लिए जॉर्ज फ्रेडरिक्सन का ये पावरफुल सेंटिमेंट देखिए। वो कहते हैं कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन माइनॉरिटीज की भलाई और उनकी कमियों को दूर करने के लिए बदलाव नहीं लाता, आगे चलकर वही एडमिनिस्ट्रेशन उन्हें रिप्रेस या दबाने का टूल बन जाएगा। ये कोट क्लियरली दिखाता है कि उनके लिए वैल्यूज और चेंज कोई फैंसी एडमिनिस्ट्रेटिव चॉइस नहीं थी, ये एक एब्सोल्यूट अर्जेंट सोसाइटल नेसेसिटी थी। सेक्शन 4,
एनपीए के एंटी गोल्स, पुराने तरीकों को त्यागना। अब देखिए, जहां नए गोल्स बन रहे थे, वहीं कुछ ऐसी पुरानी रिजिड ट्रेडिशंस भी थीं जिन्हें पूरी तरह से अबैंडन करना बहुत जरूरी था। स्कॉलर रॉबर्ट गोलंबिएस्की ने 3 ऐसी ट्रेडिशंस आइडेंटिफाई की जिन्हें एक्सप्लिसिटली डिस्ट्रॉय करना था। इन्हें उन्होंने एंटी गोल्स कहा। पहला था एंटी पॉजिटिविज्म, यानी एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रिक्ट रूल्स की बेड़ियों से आजाद करके अडेप्टेबल बनाना। दूसरा, एंटी टेक्नोलॉजी। अब इसका मतलब टेक्नोलॉजी का विरोध नहीं था, बल्कि लोगों को मशीन के पुर्जे समझने वाली उस ठंडी सोच का विरोध था। और तीसरा, एंटी हायरार्की, यानी उन टॉल रिजिड स्ट्रक्चर्स को तोड़ना जो क्रिएटिविटी का गला घोट देते हैं। इन तीनों को रिजेक्ट करके उनका मेन एम स्मॉलर, फ्लेक्सिबल और डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर्स क्रिएट करना था। सेक्शन 5, मिनोब्रुक 2, व्यावहारिक बदलाव 20 साल बाद। चलिए अब यहां से ठीक 20 साल आगे यानी 1988 में फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। दुनिया अब पूरी तरह बदल चुकी थी और डिसिप्लिन को इस नए दौर के हिसाब से करेक्ट करने के लिए एक और गैदरिंग बुलाई गई। 1960s का वो रेडिकल माहौल अब शांत हो चुका था। 1980s का एनवायरनमेंट काफी अलग था। अब पब्लिक लेसर गवर्नमेंट और प्राइवेटाइजेशन चाहती थी और एडमिनिस्ट्रेटर्स के सामने एड्स, न्यूक्लियर वेस्ट और बजट डेफिसिट्स जैसे इमेंसली कॉम्प्लेक्स इश्यूज थे। यहाँ क्लियर हो गया था कि अब सिर्फ आइडियाल्स या गुस्से से काम नहीं चलने वाला था। अगर हम इन दोनों कॉन्फ्रेंसेस को एक साथ रखकर कंपेयर करें तो एक बहुत स्टार्क शिफ्ट नजर आता है। 1968 का मिनोब्रुक आई रेडिकल, कॉन्फ्रंटेशनल और रेवोल्यूशनरी था। वहां बिजनेस के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग एंटी टोन थी। लेकिन 1988 आते आते मिनोब्रुक 2 की अप्रोच काफी सिविल और प्रैक्टिकल हो गई। यहाँ फोकस इस बात पर था कि कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी दोनों की बेस्ट आदत को कैसे बैलेंस किया जाए। मॉडर्न कॉम्प्लेक्सिटी में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग अब सबसे ऊपर थी। मिनोब्रुक 2 के डिस्कशंस सच में एक बहुत ही मैच्योर रियलाइजेशन को दर्शाते हैं। उन्हें समझ आ गया था कि मॉडर्न गवर्नेंस एक लॉन्ग टर्म कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट है जिसे शॉर्ट टर्म फिक्सेस से टैकल नहीं किया जा सकता। वर्कफोर्स डाइवर्सिटी को ओपनली एम्ब्रेस करना, इनोवेटिव पर्सनल प्रैक्टिसेस लाना और एथिक्स और लीडरशिप को ग्राउंड लेवल पर मजबूत करना, ये सब इनके थ्रस्ट एरियाज बन गए थे। बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन अब फैसिलिटेशन, डायलॉग और नेगोशिएशन की भाषा बोलने लगा था। सेक्शन 6, एनपीए की विरासत, अनुशासन का पुनर्निर्माण। अपने इस हिस्टोरिकल एनालिसिस के एंड में आते हुए सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस पूरे मूवमेंट का लास्टिंग इम्पैक्ट क्या रहा। देखिए, भले ही कुछ क्रिटिक्स ये कहते रहे कि इनके रिफॉर्म्स शॉर्ट टर्म थे, लेकिन न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने इस डिसिप्लिन पर एक परमानेंट छाप छोड़ी है। इसने सक्सेसफुली एडमिनिस्ट्रेशन को प्योर मैनेजमेंट या सिर्फ इकोनॉमी के नंबर्स गेम से बाहर निकालकर एक ऐसे मॉडल पर खड़ा किया जहां पब्लिक पार्टिसिपेशन, रिस्पॉन्सिवनेस और डेमोक्रेटाइज्ड पब्लिक सर्विस को सबसे ज्यादा प्रायोरिटाइज किया जाता है। एक तरह से इसने पूरे सिस्टम को पब्लिक के दुख दर्द के प्रति ज्यादा सेंसिटिव बना दिया। तो इस पूरी जर्नी को समझने के बाद एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल हमारे सामने आता है। 21st सेंचुरी की इन नए कॉम्प्लेक्सिटीज और लगातार बदलती टेक्नोलॉजी के बीच पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन खुद को आगे कैसे अडेप्ट करेगा। प्राइवेट एंटरप्राइज और पब्लिक गुड के बीच का बैलेंस लगातार शिफ्ट हो रहा है और कल की ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी को इन नए चैलेंजेस के लिए कंप्लीटली तैयार रहना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट यूनिट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इफ यू लाइक टू अटेंड द क्विज, see the description. Please do like, subscribe and share.